हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आगे क्वेश्चंस को लेकर के। हमने इससे पहले 66 क्वेश्चंस पे 65 क्वेश्चंस पे हम बात कर चुके हैं और अभी जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे 66 क्वेश्चन से, ठीक है ना। इससे पहले तेरे वीडियो जो है वो आपकी प्लेलिस्ट में देखने को आपको मिलेगा। अगर आपने देखा होगा तो तेरे वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। वहाँ हमने 65 क्वेश्चंस तक बात कर चुके हैं। तेरे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 से। क्वेश्चन नंबर 66 से आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या है। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 5 क्वालिटी इंडिकेटर्स यूज्ड इन एजुकेशन गिवन बाय ओगावा एंड कोलुमन। ओगावा एंड कोलुमन के द्वारा 5 क्वालिटी ऑफ इंडिकेटर्स दिया गया है। यानी कि इंडिकेटर्स मतलब वो चीजें जिसको आप इस्तेमाल करके एजुकेशन की क्वालिटी को समझ सकते हैं। 5 क्वालिटी ऑफ इंडिकेटर्स यूज्ड इन एजुकेशन, एजुकेशन में इस्तेमाल के लिए ओगावा एंड कोलुमन ने दिया। उसकी करेक्ट सीक्वेंस क्या है, उसकी करेक्ट एक सीक्वेंस क्या है, क्रमबद्धता उसकी क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो ऐसे ये जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है इसको आपको कई मतलब देखना पड़ता है, समझना पड़ता है और आपको सीक्वेंस जो है अपने माइंड में रखनी पड़ती है, तब जाकर के आपको समझ में आता है। याद के लिए अगर आप ये बात समझे कि जो उनके जो 5 क्वालिटी ऑफ इंडिकेटर्स है, उस 5 क्वालिटी ऑफ इंडिकेटर्स में पहला जो इंडिकेटर्स है उस पहले इंडिकेटर्स का नाम है डिस्क्रिप्शन। पहला इंडिकेटर जो है डिस्क्रिप्शन से, और दूसरा जो इंडिकेटर्स है वो है इवेल्युएशन। दूसरा, पहला है इंडिकेटर्स और दूसरा है इवेल्युएशन। और तीसरा इंडिकेटर जो है वो है मॉनिटरिंग, मॉनिटर करना। और चौथा इंडिकेटर जो है वो चौथा इंडिकेटर से वैल्यू जजमेंट। अब पांचवा इंडिकेटर से पॉलिसी रिलीवेंस। ये उसके इंडिकेटर्स है, सीक्वेंस उसका, करेक्ट सीक्वेंस उसका ये ओगावा एंड कोलुमन्स के। आइए इस सीक्वेंस पे बात कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे चीजों को, ठीक है ना। जो पहला से ओगावा एंड कोलुमन्स क्वालिटी इंडिकेटर, इसे कहते हैं क्वालिटी इंडिकेटर। क्वालिटी इंडिकेटर क्यों? क्योंकि एजुकेशन, इसके जरिए आप एजुकेशन की क्वालिटी को आप बेहतर कर सकते हैं। 1990s में इन्होंने दिया था अपने ये 5 इंडिकेटर्स को। इज ए फ्रेमवर्क हेल्प एजुकेटर्स, ये एक फ्रेमवर्क है जिसके द्वारा एजुकेटर्स जो हैं उनको मदद मिलती है एंड पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको मदद मिलती है टू इवेलुएट एजुकेशनल क्वालिटी, एजुकेशनल क्वालिटी को इवेलुएट करने में। जो एजुकेशनल क्वालिटी है उस एजुकेशनल क्वालिटी को इवेलुएट करने में एजुकेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स को इस इंडिकेटर्स के माध्यम से उनको हेल्प मिलता है ताकि वो एजुकेशनल क्वालिटी को मेजर कर सके, इवेलुएट कर सके। उसमें जो फर्स्ट इंडिकेटर्स है वो फर्स्ट इंडिकेटर्स है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शंस फर्स्ट इंडिकेटर्स है, डिस्क्रिप्शंस। इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या जाता है, दिस स्टेप इन्वॉल्व्स गैदरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशंस। इसमें हम जो जिस एजुकेशनल एरिया पर, जिस एजुकेशनल रेंज में, जिस एजुकेशनल चीजों पर, मतलब एरिया आप उसे कह सकते हो, उसमें जिसमें जो इस इंडिकेटर्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम इस पहले स्टेप में डिस्क्रिप्शंस में हम गैदर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं इंफॉर्मेशंस को। जो इंफॉर्मेशन है उसको पहले हम गैदर करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं अबाउट द एजुकेशनल सिस्टम और प्रोग्राम। यानी एजुकेशनल सिस्टम और प्रोग्राम जिसमें हम ये इंडिकेटर्स लागू कर रहे हैं, लगा रहे हैं, उसमें मेरा पहला काम होता है डिस्क्रिप्शंस में कि हम इंफॉर्मेशंस को गैदर करना और इंफॉर्मेशंस को ऑर्गेनाइज करना, गैदर करना और ऑर्गेनाइज करना। आप आराम से कह सकते हो कि डेटा कलेक्ट कर रहे हैं आप। The focus is providing detailed and accurate portrayal of what is happening within the system. फोकस इस बात पे जोर दिया जाता है, द फोकस इस बात पे जोर दिया जाता है, इज ऑन प्रोवाइडिंग डिटेल्ड एंड एक्यूरेट पोर्ट्रेल। एक डिटेल्ड एंड एक्यूरेट हम एक चित्र बनाते हैं, पोर्ट्रेट खींचते हैं। क्यों? क्या? व्हाट इज हैपनिंग विद इन द सिस्टम, कि सिस्टम के अंदर जो है क्या हो रहा है, सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है उसका हम एक चित्र बनाते हैं, डिटेल चित्र बनाते हैं और एक्यूरेट और डिटेल चित्र बनाते हैं। इस पर फोकस दिया जाता है डिस्क्रिप्शंस में।
तो डिस्क्रिप्शंस हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शंस में जिस एजुकेशनल सिस्टम में, जिस एजुकेशनल प्रोग्राम में हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं, इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें पहला स्टेप जो डिस्क्रिप्शंस है, उस डिस्क्रिप्शंस का काम होता है इंफॉर्मेशंस को गैदर करना और उसको ऑर्गेनाइज करना, और साथ ही साथ हम वो सिस्टम जो है, उस सिस्टम में क्या हो रहा है उसको डिटेल्ड और एक्यूरेट एक पोर्ट्रेल, एक चित्र बनाते हैं, एक चित्र, एक कह सकते हो एक 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 फ्रेमवर्क, एक खाका खींचते हैं हम डिस्क्रिप्शंस में। जब हम ये कर लेते हैं तब हम एवेल्युएशन करते हैं। एवेल्युएशन क्या है? एवेल्युएशन इन्वॉल्व्स ए डीपर एनालिसिस ऑफ द डेटा कलेक्शंस इन द डिस्क्रिप्शंस, यानी डिस्क्रिप्शंस में जो आप डेटा कलेक्ट किए हैं उस डेटा को डीपली एनालाइज करते हैं एवेल्युएशन में। It assess the effectiveness, efficiency and outcomes of educational program और policy. It assess, इस पे हम assess करते हैं effectiveness, efficiency and outcomes of educational program and policy. जो educational program है, जो educational policy है, वो educational program और educational policy जो है कितना effective है, कितना efficiency है, उसके outcomes क्या हैं, इन तमाम चीज को हम assess करते हैं। This step focus on determining whether the educational initiatives are meeting their objectives and what impact they are having on the stakeholders, students, teacher and etc. ये जो स्टेप है एवेल्युएशन जो स्टेप है, दिस स्टेप ये फोकस करता है, इस बात पे जोर देता है कि डिटरमाइनिंग वेदर द एजुकेशनल इनिशिएटिव्स, जो एजुकेशनल इनिशिएटिव्स लिया गया है, जो एजुकेशनल कदम उठाए गए हैं, क्या वो इनिशिएटिव्स अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को मीट कर पाए कि नहीं कर पाए, यानी अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल कर पाए हैं कि नहीं हासिल कर पाए, और इसका इम्पैक्ट, इसका असर क्या हुआ है स्टेक होल्डर्स पर, यानी कि स्टूडेंट्स पर और टीचर्स पर और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन स्टेक होल्डर्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इन तमाम चीजों को हम इवेल्युएशंस में करते हैं। उसके बाद करते हैं मॉनिटरिंग, मॉनिटर करते हैं। मॉनिटरिंग क्या है? मॉनिटरिंग इज द कंटिन्यूअस कलेक्शंस एंड ट्रैकिंग ऑफ डेटा ओवर टाइम। मॉनिटरिंग में हम मॉनिटर करते हैं, कंटिन्यूअस मॉनिटर करते हैं। मॉनिटरिंग इज द कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते हैं, जो हम डेटा कलेक्ट किए थे उस डेटा पर ओवर टाइम, समय समय पर हम मॉनिटर करते रहते हैं। इट हेल्प्स in observing trends, patterns and changes within the educational system। और इससे जो है हमें हेल्प मिलता है, जब हम बार बार हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं, चीज़ों को देखते रहते हैं, तो उससे हम हेल्प मिलता है कि क्या ट्रेंड्स, क्या पैटर्न्स, क्या चेंजेज एजुकेशनल सिस्टम में हो रहे हैं। आई होप आप बात को समझ गए होंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप है वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट इन दिस स्टेप, इस स्टेप में द डेटा एंड इवेल्युएशन रिजल्ट आर इंटरप्रेटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटल वैल्यूज, गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। वैल्यू जजमेंट में हम देखते हैं इन दिस स्टेप द डेटा एंड इवेल्युएशन, यानी कि हमने पहले में डेटा कलेक्ट किया, फिर इवेल्युएट किया, उस डेटा कलेक्शन को, इवेल्युएशन को इवेल्युएट करते हैं, और उसके जो रिजल्ट आते हैं आर इंटरप्रेट, उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटल वैल्यूज एंड गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन, कि क्या वो सोसाइटल गोल्स, सोसाइटल वैल्यूज और उसके एक्सपेक्टेशंस को अचीव कर सका कि नहीं अचीव कर सका। स्टेक होल्डर्स जैसे कि एजुकेटर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड पेरेंट्स एक्सेट्रा make judgment about the quality and access of the education systems based on the evaluations finding। जो हमने evaluate किया था, उस evaluation में जो हमने finding किया था, उस finding के बेस पर हम देखते हैं कि क्या हमने जो चीज सेट किया था, जो हमने ऑब्जेक्टिव तय किया था, क्या हमको वो हासिल किए हैं कि नहीं कर पाए। और लास्ट में है पॉलिसी रिलेवेंस, यानी कि फाइनली लास्ट है पॉलिसी रिलेवेंस। फाइनली policy relevance connects the evaluations and value judgments and actual decision making and policy formats. These steps ensure that the informations gathered, monitored, evaluate and judge is used to shape and inform educational policy and reforms।
पॉलिसी रिलेवेंस क्या हुआ, दिस स्टेप, ये स्टेप ये इंश्योर करता है, ये तय करता है कि इंफॉर्मेशन जो हम गैदर किए थे फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद सेकेंड स्टेप में जो मॉनिटर किए थे, फिर इवेलुएट किए थे और उसको जो जज किए थे, ये सब मिल करके क्या एक शेप दिया, एक आकार दिया, एक बेहतर नतीजा हासिल किया कि नहीं किया। इनफॉर्म एजुकेशनल पॉलिसी एंड रिफॉर्म्स, उसने एजुकेशन पॉलिसी को रिफॉर्म्स को उसने एक शेप दिया, आकार दिया, इससे इसको मदद मिली है। ये है पॉलिसी रिलीवेंस। पॉलिसी रिलीवेंस में जो हमने डिस्क्रिप्शंस में जो डेटा कलेक्ट किए, फिर उसको मॉनिटर किए, फिर उसको एवेलुएट किए, फिर मॉनिटर किए और उसके बाद वैल्यू जजमेंट हमने निकाला कि क्या इससे हमने जो गोल किया था वो गोल हासिल किया कि नहीं किया। इन तमाम को देखते हैं पॉलिसी रिलीवेंस में और हम ये तय करते हैं कि क्या हमने एजुकेशनल पॉलिसी या रिफॉर्म्स जिस पे हम काम कर रहे थे उसको हम एक बेहतर आकार, एक बेहतर रूप दे सके कि नहीं दे सके। तो इस तरह से ये स्टेप्स हैं, इसलिए आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मतलब पहला डिस्क्रिप्शंस, इसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं डिस्क्रिप्शंस में। सेकेंड हो गया इवेल्युएशन, उस डेटा जो कलेक्ट किए उसको इवेल्युएट करते हैं। फिर है बी मतलब उसको फिर मॉनिटर करते हैं। फिर है ई मतलब वैल्यू जजमेंट, हम देखते हैं कि जो हमने डेटा कलेक्ट किया, उसको मॉनिटर किया, उसको इवेल्युएट किया, तो जो हम जजमेंट हमको पढ़ना चाहिए, जो सोसाइटल में उसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, क्या इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा। और लास्ट हम देखते हैं सी, पॉलिसी रिलीवेंस, जो हमने पॉलिसी जो पॉलिसी बना था, जो एजुकेशन पॉलिसी बना था, क्या वो एजुकेशन पॉलिसी इन तमाम चीज़ों से गुजर करके हम ये देखने की कोशिश करते क्या वो पॉलिसी बिल्कुल धरातल पे लागू हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आई होप आप बात को समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो वीडियो को देखिएगा और क्वेश्चंस को पढ़िएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन जो है वो लिस्ट है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। ये सब क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चंस को जाने तो आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। पहला नंबर देखिए कि आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा, आपने क्वेश्चंस देखा होगा, आप समझे होंगे इस बात को, तो आप जानते होंगे एक बात वो ये है कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग जो है, लीनियर प्रोग्रामिंग ये बीएफ स्किनर की है। बीएफ स्किनर ने लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में उसने बात किया, बीएफ स्किनर ने। और बीएफ स्किनर की जो थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये बात आप जानते होंगे। इसीलिए इसका आंसर इसका हो जाएगा ए का 3 नंबर, ए का थर्ड। जब ए का थर्ड हो गया तो ये हो गया या ये हो गया, आपका ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। यानी इस अगर मतलब जो मैच वाला क्वेश्चंस होते हैं ना, ये मैच क्वेश्चंस को अगर आप 50% आंसर जानते हैं तो 50% से आप 100% क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात जो है ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग जो है, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, ये ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग क्या होता है? ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग एक सिस्टम है जिसके जरिए जब बच्चे से हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, अब बच्चा उस क्वेश्चन का जो रॉन्ग आंसर देता है, तो उस रॉन्ग आंसर के बेस पर उस रॉन्ग आंसर को डायग्नोस करके हम बच्चे के लर्नर के वीकनेस को समझते हैं, वीकनेस को समझ सकते हैं या समझ लेते हैं। इसे ही कहते हैं ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रॉन्ग रिस्पॉन्स ऑल्सो हेल्प इन डायग्नोस ऑफ वीकनेस ऑफ द लर्नर। जो रॉन्ग रिस्पॉन्स है, गलत जो रिस्पॉन्स है, वो हमें हेल्प करता है बच्चे के वीकनेस को डायग्नोस करने में। इसलिए ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग का हो जाएगा फर्स्ट, तो बी का हो गया फर्स्ट, तो बी का हो गया फर्स्ट, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा पहला। अच्छा, जो मैथेटिक प्रोग्रामिंग जो है, मैथेटिक प्रोग्रामिंग है, इसे कहते हैं कनेक्शनिज्म थ्योरी। ये मैथेटिक प्रोग्रामिंग जो है वो कनेक्शनिज्म थ्योरी के बेस पर आधारित है। मैथेटिक प्रोग्रामिंग जो है वो कनेक्शनिज्म थ्योरी, कनेक्शनिस्ट थ्योरी के थ्योरी पर आधारित है, इसलिए इसका हो जाएगा 4 नंबर। और जो साइबरनेटिक्स जो है, वो साइबरनेटिक्स जो है वो काम करता है कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, साइंस ऑफ कंट्रोल एंड साइंस ऑफ कम्युनिकेशन के बेस पर है साइबरनेटिक्स, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं इस चीजों को। लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर, बीएफ स्किनर डेवलप्ड लीनियर प्रोग्रामिंग। बीएफ स्किनर ने लीनियर प्रोग्रामिंग को डेवलप किया। ए टाइप ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग, एक प्रोग्राम लर्निंग का टाइप है
that involves presenting informations in linear sequence, जिसके अंतर्गत जो है हम इंफॉर्मेशंस को लीनियर सीक्वेंस में प्रेजेंट करते हैं विथ इमीडिएट फीडबैक, और इसमें हमें तुरंत फीडबैक मिलता है, इमीडिएट फीडबैक मिलता है। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा इसको। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, जो ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग क्या है कि ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट दैट रॉन्ग रिस्पॉन्स ऑल्सो हेल्प इन डायग्नोस ऑफ वीकनेस ऑफ द लर्नर। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग जो है वो एक कंसेप्ट है जिसके जरिए रॉन्ग रिस्पॉन्स ऑल्सो हेल्प इन डायग्नोस ऑफ वीकनेस ऑफ द लर्नर्स, जिसके जरिए हम जो लर्नर्स के जो रॉन्ग रिस्पॉन्स होते हैं उस रॉन्ग रिस्पॉन्स को हम डायग्नोस करके लर्नर्स के वीकनेस को हम समझ सकते हैं ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। This program is used to identify knowledge gap and diagnose weakness। ये प्रोग्राम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं हम नॉलेज गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए और साथ ही साथ वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, वीकनेस को डायग्नोस करने के लिए ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर ना? नेक्स्ट, मैथेटिक प्रोग्रामिंग को टी.एफ. गिलबर्ट ने दिया था। टी.एफ. गिलबर्ट ने मैथेटिक प्रोग्रामिंग को दिया था। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन कनेक्शनिज्म थ्योरी। ये कनेक्शनिज्म थ्योरी पर बेस है, आधारित है। ऑफ लर्निंग के कनेक्शनिज्म थ्योरी पर आधारित है। ये कनेक्शनिज्म थ्योरी क्या होता है? इन विच, जिसके अंदर एनालिसिस एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिपर्टर्स through system and reinforcement and achieve the mastery of the subject। समझिएगा इस बात को कि जो है मैथेटिक प्रोग्रामिंग को टी.एफ. गिलबर्ट ने दिया था। और ये जो बेस है ये आधारित है कनेक्शनिज्म थ्योरी ऑफ लर्निंग पर आधारित है, जिसके अंतर्गत जो है हम एनालाइज करते हैं एंड कंस्ट्रक्ट करते हैं, और कंस्ट्रक्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स रिपोर्टर्स को थ्रू सिस्टमेटिक एंड रीइंफोर्समेंट। जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं उस कॉम्प्लेक्स चीजों को हम सिस्टमेटिक और रीइंफोर्समेंट के जरिए जो है उस कॉम्प्लेक्स चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं, और इसके बाद हम अचीव करते हैं मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। और जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर हम मास्टरी अचीव करते हैं। मैथेटिक प्रोग्रामिंग ये कंसेप्ट है। यानी मैथेटिक प्रोग्रामिंग में मान लिया जाए कि कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस सब्जेक्ट मैटर को आप उस कॉम्प्लेक्स को सिस्टमेटिक और सिस्टमेटिक ढंग से जो है उसको आप समझते हैं, सिस्टमेटिक और रीइंफोर्समेंट के जरिए जो आप उसको समझते हैं और आप जो है उस सब्जेक्ट पर जो है वो मास्टरी हासिल करते हैं। अच्छा, साइबरनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेट एंड कंट्रोल इन मशीन्स एंड एनिमल्स। साइबरनेटिक्स जो है वो बताता है कि हाउ इंफॉर्मेशन, जानकारी जो है इंफॉर्मेशन को कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड कंट्रोल कर सकते हैं इन मशीन and animals and how it compares to how the brain and nervous systems communicate। साइबरनेटिक्स जो एक तरीका है जिसके जरिए जो है हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है उन इंफॉर्मेशन को कैसे हम कम्युनिकेट करें और कैसे उसको कंट्रोल करें मशीन में और साथ ही साथ जानवरों में, एनिमल्स में, एंड हाउ इट कंपेयर्स टू हाउ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम्स कम्युनिकेट। और साथ ही साथ हम ये भी समझते हैं कि जो हमारा ब्रेन है और जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम जो है वो कैसे कम्युनिकेट करता है, इस चीज़ों को भी हम कंपेयर करते हैं साइबरनेटिक्स में। थोड़ा सा अलग टॉपिक है लेकिन आपको बात को समझना होगा अगर आपने क्वेश्चंस देखा होगा तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला। फर्स्ट जो है प्रोग्रामिंग लर्निंग वो बीएफ स्किनर का है, ऑपरेंट कंडीशनिंग से जुड़ा हुआ है। ब्रांचिंग प्रोग्राम एक मेथड है जिसके जरिए जो है हम रॉन्ग रिस्पॉन्स से बच्चे को डायग्नोस करते हैं, उसके वीकनेस को डायग्नोस करते हैं। मैथेटिक प्रोग्राम जो है वो मैथेटिक प्रोग्राम जो एक कनेक्शनिस्ट थ्योरी है जिसके जरिए जो हम कॉम्प्लेक्स चीजों को सिस्टमेटिक
तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। और साइबरनेटिक्स जो है वो साइबरनेटिक्स में हम देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन जो है उसको कैसे हम कंट्रोल कर सके, यानी जो कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने का साइंस है कि कैसे हम कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं साइबरनेटिक्स में, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 68 नंबर क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप लोग, आपको बात समझ में आ जाएगा। पहला है कि फंक्शन ऑफ स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। फंक्शन ऑफ स्कूल, यहाँ बात किया है स्कूल एंड यूनिवर्सिटी का, सो डिफरेंट, यानी स्कूल का और यूनिवर्सिटी का जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, पहली बात एक नंबर में। दूसरा बात, स्कूल्स शुड प्ले ए क्रूशियल रोल इन डेवलपिंग डेमोक्रेटिक सिटीजन, जो स्कूल है वो एक अहम रोल अदा करता है एक डेमोक्रेटिक सिटीजन को डेवलप करने में, ठीक है। तीसरा है कि एजुकेशन प्ले क्रूशियल रोल इन नेशनल डेवलपमेंट, एजुकेशन जो है एक अहम रोल अदा करता है नेशनल डेवलपमेंट में, ठीक है। चौथा है लर्निंग मस्ट नॉट बी बर्डन ऑन द लर्नर, जो लर्निंग जो है वो सीखना जो है वो लर्नर के लिए बोझ नहीं होना चाहिए। तो डी नंबर जो है, डी नंबर देखिएगा, आप समझिएगा बात को, बड़ा सिस्टमेटिक आपको बात समझ में आ जाएगा। जो डी नंबर है, डी नंबर वो लर्निंग विदाउट बर्डन का है। आप जानते हैं यशपाल कमेटी का रिपोर्ट, उसने कहा था लर्निंग विदाउट बर्डन का कंसेप्ट दिया था कि लर्निंग जो है वो बिना बोझ का होना चाहिए, बिना, इसलिए मतलब बहुत बड़े 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 बस्ता ढो करके हम बच्चे को परेशान करने की जरूरत नहीं है। लर्निंग को एक बर्डन नहीं बना दे, बोझ नहीं बना दे बस बच्चे के लिए, ठीक है ना। तो डी का हो जाएगा 3 नंबर, और डी का देखिए 3 नंबर कहाँ है, सॉरी यशपाल कमेटी का डी का हो जाएगा 3 नंबर। तो डी का 3 नंबर ये भी है और ये भी, इसलिए आपका ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, ठीक। आगे बढ़िएगा, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, स्कूल और यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है, ये स्कूल और यूनिवर्सिटी। अब बी नंबर में सिर्फ स्कूल की बात कर रहा है, तो जब सिर्फ स्कूल की बात कर रहा है, स्कूल शुड प्ले क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट डेमोक्रेटिक सिटीजन, तो आप जानते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है वो सिर्फ स्कूल की बात किया था, समझे कि नहीं समझे, इसीलिए बी का हो जाएगा 4 नंबर, बी का 4 नंबर। तो बी का हो गया 4 नंबर, इसलिए आपका ये हो गया आंसर, आंसर नंबर ये हो गया। क्लियर ना, इस तरह से। अच्छा और समझिए, जो इस, अब देखिए फंक्शन ऑफ स्कूल एंड यूनिवर्सिटी शुड बी डिफरेंट, यानी स्कूल का और यूनिवर्सिटी का फंक्शन जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। और ये बात जो किया था वो आपको पता होना चाहिए, यह बात क्या है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। आप समझिए मेरी बात को, देखिए यहाँ लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी, और इसलिए इसमें स्कूल और यूनिवर्सिटी दोनों का जिक्र है। और यहाँ लिखा हुआ है ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है ये इससे सिर्फ स्कूल की बात किया था, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी में देखिए सिर्फ स्कूल लिखा हुआ है, स्कूल है। इस तरह से आप चीजों को, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं दिमाग लगा करके। और कोठारी कमीशन जो है वो पूरा एजुकेशन सिस्टम की बात किया था, एजुकेशन प्ले ए क्रूशियल रोल इन नेशनल डेवलपमेंट, एजुकेशन जो है वो नेशनल डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। आप अगर बहुत सारी चीज़ों को ब्रॉडली समझ रहे हैं तो इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल तुरंत समझ जाएंगे। आइए थोड़ा सा और इसको डिटेल से समझ लेते हैं, और आप अपने कॉपी में नोट्स कीजिएगा अच्छे से। जैसे कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1948 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे इनके चेयरमैन थे, ठीक है ना, 1948 में। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इम्फेसाइज्ड, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इम्फेसाइज्ड, जोर देता है डैट की स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी, स्कूल और यूनिवर्सिटी सर्व डिस्टिंक्ट रोल्स, ये दोनों अलग अलग रोल अदा कर सकता है इन द एजुकेशनल सिस्टम। ये दोनों जो है स्कूल और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी जो है वो दोनों अलग अलग एजुकेशन सिस्टम में रोल अदा करता है या कर सकता है या करना चाहिए। स्कूल, जहां स्कूल फोकस ऑन फाउंडेशनल एजुकेशन, जहां स्कूल का काम होना चाहिए फाउंडेशनल एजुकेशन पर फोकस होना चाहिए स्कूल का, एंड कैरेक्टर बिल्डिंग डेवलपमेंट, और कैरेक्टर डेवलपमेंट पे। अब वाइल यूनिवर्सिटी
और वही यूनिवर्सिटी का क्या काम होना चाहिए, यूनिवर्सिटी आर डिजाइंड, यूनिवर्सिटी को ऐसा डिजाइन करना चाहिए फॉर हायर एजुकेशन रिसर्च एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और यूनिवर्सिटी को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि वो हायर एजुकेशन और रिसर्च और प्रोफेशनल ट्रेनिंग का काम कर सके। स्कूल का क्या, स्कूल किस पे फोकस है, स्कूल फोकस है फाउंडेशनल एजुकेशन और साथ साथ करेक्टर डेवलपमेंट पर, और यूनिवर्सिटी का ध्यान होना चाहिए हायर एजुकेशन रिसर्च और प्रोफेशनल ट्रेनिंग पर। ये कहा था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। उसके बाद है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो दिस सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 to 1953 है ना, 1952 से 53 में हुआ था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इसे ऑल्सो नोन एज द मुदलियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके चेयरमैनशिप जो है मुदलियर थे। स्ट्रेस, ये जोर देते हैं इस बात पर डैड की स्कूल्स आर वाइटल फॉर फोस्टरिंग democratic values and responsible citizens among students। यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है वो स्ट्रेस जोर देते हैं कि स्कूल जो है वो एक वाइटल फॉर फोस्टरिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज, वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स और डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर पैदा करें। एजुकेशन स्कूल का ये काम होना चाहिए। इट हाईलाइटेड द नीड फॉर schools to teach students about democratic principles, civic responsibilities and participations in the democratic process। और वो साथ साथ ये हाईलाइट करते हैं, इस पर रोशनी डालते हैं कि स्कूल्स को ये चाहिए, स्कूल्स नीड चाहिए कि टीच स्टूडेंट्स को पढ़ाए डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, civic responsibility and participations in the democratic process, ये सब स्कूल को पढ़ाना चाहिए स्टूडेंट को। क्लियर ना। नेक्स्ट आइए देखिए सदर कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन सब जानते हैं कि 1964 से 1966 तक कोठारी कमीशन का ये है इम्फेसाइज्ड, ये जोर देते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट। जो एजुकेशन का जो इंपॉर्टेंस है वो है प्रमोट करे वो नेशनल डेवलपमेंट। इट आर्गू दैट एजुकेशन इज ए पावरफुल टूल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कल्चर इनरिचमेंट। साथ में वो आर्गू डेट कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो एक पावरफुल टूल है जिसके जरिए हम इकोनॉमिकल ग्रोथ कर सकते हैं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, साथ साथ कल्चर इनरिचमेंट कर सकते हैं। ये कोठारी कमीशन का कहना था। और उसके बाद यशपाल कमेटी रिपोर्ट जो आई थी 1993 में, 1993 में द यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993 में फॉर्मली टाइटल्ड, उसका जो टाइटल था लर्निंग विदाउट बर्डन का टाइटल था। फोकस्ड, वो इस बात पर जोर देते हैं कि रिड्यूस द प्रेशर एंड स्ट्रेस एसोसिएटेड विथ लर्निंग इन स्कूल। The committee highlighted that the current education system often emphasizes rote memorization, excessive homework, which can be overwhelming for students। यशपाल कमेटी क्या होता है, फोकस देते हैं, वो जोर देते हैं, किस बात पर फोकस करते हैं, वो कहते हैं कि हमें रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए प्रेशर, और साथ ही साथ स्ट्रेस को कम करना चाहिए। जो हम स्कूल में बच्चों को जो प्रेशर वो स्ट्रेस दे रहे हैं उसको हमको कम करना चाहिए। और साथ ही साथ वो हाईलाइट करते हैं कि जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो जो है वो हमेशा ऑफन इम्फेसाइज, वो हमेशा जोर देता है रोट मेमोराइजेशन पर, याद करने पर, एक्सेसिव वर्कलोड पर वो जोर देता है, जिसकी वजह से विच कैन बी ओवरवेलमिंग फॉर स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरह से ये चीजें था। तो आपको आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा कि ये जो है फंक्शंस ऑफ स्कूल एंड यूनिवर्सिटी शुड बी डिफरेंट, यानी स्कूल का यूनिवर्सिटी का जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। ये बात आपको कहा था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने। और स्कूल शुड बी प्ले क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजन, कि स्कूल जो है एक डेमोक्रेटिक और सिटीजन्स को डेवलप करने का एक महत्वपूर्ण उसका रोल होना चाहिए। ये बात किया था आपने सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने। फिर एजुकेशन प्ले क्रूशियल रोल इन द नेशनल डेवलपमेंट, एजुकेशन जो है वो नेशनल डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण मतलब डेवलप करना चाहिए। ये बात किया था कोठारी कमीशन ने। साथ साथ लर्निंग विदाउट बर्डन की बात किया था यशपाल कमेटी रिपोर्ट ने। तो आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। क्लियर ना।
आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, कहता है कि दिस थ्योरी affirms that education is sequence of selections between binary options of availability, long-term utility, याद रखिए long-term utility and short-term risk of failure। समझे? This theory affirms that education is sequence of selections between binary options, availability, long-term utility and short-term risk ऑफ फेल्योर। यानी कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो लॉन्ग टर्म यूटिलिटी यानी लंबे समय की उपयोगिता और शॉर्ट टर्म छोटे समय का जो रिस्क है उसके बीच जो है वो एक सिलेक्शन का काम करता है। ये कौन सी थ्योरी है? दरअसल ये रेशनल चॉइस थ्योरी है। समझिएगा मेरी बात को, रेशनल चॉइस थ्योरी है। रेशनल, देखिए क्वेश्चन जो है रेशनल, रेशनल मतलब तर्क, और चॉइस मतलब चॉइस थ्योरी। यानी कि यहाँ जो रेशनल चॉइस थ्योरी में लोग जो है वो अपने तर्क के बेस पे चॉइस करते हैं कि हम कौन काम करें जिससे हमको नुकसान और फायदा होगा या नुकसान होगा। तो ये है रेशनल चॉइस थ्योरी। और सिस्टम एनालिसिस थ्योरी जो है ये अलग है। और सिग्नलिंग थ्योरी के बारे में आप पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, जहां बात किया था कि एजुकेशन जो है वो सिग्नल का काम करता है एम्प्लॉयर के लिए, है ना, यहाँ ये पढ़ चुके हैं आप। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और ह्यूमन कैपिटल थ्योरी जो है वो बात करता है स्किल्स के बारे में, ये भी नहीं होगा। तो आंसर होगा इसका ये रेशनल चॉइस थ्योरी। एजुकेशन, दिस थ्योरी अफर्म्स दैट, ये थ्योरी ये अफर्म्स करता है, ये आश्वासन देता है, ये बताता है कि डैट की एजुकेशन इज सीक्वेंस ऑफ सिलेक्शन। एजुकेशन जो है वो सिलेक्शन का सीक्वेंस है, यानी कि एजुकेशन से सिलेक्ट कर सकते हैं, एजुकेशन से हम सिलेक्ट कर सकते हैं किसके? लॉन्ग टर्म यूटिलिटी एंड शॉर्ट टर्म रिस्क ऑफ फेल्योर के बीच की चीजों को हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम किस चीज को सिलेक्ट करें। ये है रेशनल चॉइस थ्योरी। आइए हम बात को थोड़ा सा और समझते हैं कि रेशनल चॉइस थ्योरी जो है, रेशनल चॉइस थ्योरी पोजिट्स दैट इंडिविजुअल मेक डिसीजन बाय वेइंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी। समझिएगा मेरी बात। रेशनल चॉइस थ्योरी जो है वो ये पोजिट्स, ये बताता है कि इंडिविजुअल जो है, व्यक्ति, वो डिसीजन लेता है कॉस्ट एंड बेनिफिट को देख करके, लाभ, नफा और नुकसान को देख करके इंसान डिसीजन लेता है, ताकि वो अपनी यूटिलिटी को, अपनी उपयोगिता को मैक्सिमाइज कर सके, बेहतर से बेहतर कर सके। इसलिए इसको कहा गया रेशनल चॉइस थ्योरी। इसलिए इसको कहा गया है कि इंसान अपने तर्क के बेस पर चॉइस करता है कि हम कॉस्ट और बेनिफिट के बीच को एनालिसिस करके, हम उसको तय देख करके डिसीजन लें, ताकि हम अपने यूटिलिटी को, अपनी उपयोगिता को मैक्सिमाइज करें, बेहतर से बेहतर कर सके। इसलिए इसको कहा गया रेशनल चॉइस थ्योरी। ठीक है ना। और सिस्टम्स एनालिसिस थ्योरी क्या है कि सिस्टम एनालिसिस थ्योरी फोकस करता है अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड देयर इंटरेक्शंस ऑफन इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो सिस्टम एनालिसिस थ्योरी जो है वो फोकस करता है, ध्यान देता है अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम। जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने पर ध्यान फोकस करता है, एंड देयर इंटरेक्शंस ऑफन इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और उसका जो इंटरेक्शन क्या हो सकता है डिसीजन मेकिंग पर और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, उसका इंटरेक्शन क्या हो सकता है। और सिग्नलिंग थ्योरी के बारे में आप जानते हैं कि सिग्नलिंग थ्योरी सजेस्ट करता है कि एजुकेशन सर्व्स एज ए सिग्नल। एजुकेशन जो है सिग्नल का काम करता है, एक संकेत का काम करता है टू एम्प्लॉयर्स के लिए अबाउट एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी, इंडिविजुअल की एबिलिटी को समझने के लिए जो है एजुकेशन जो है वो एक सिग्नल का काम करता है। ये बात मैंने पहले हम कर चुके हैं। और ह्यूमन कैपिटल थ्योरी जो है वो व्यू एजुकेशन एज ए इन्वेस्टमेंट इन स्किल्स एंड नॉलेज टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड अर्निंग ओवर टाइम। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी जो है वो बात करता है कि एजुकेशन एज ए इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन जो है वो एक इन्वेस्टमेंट है इन स्किल एंड नॉलेज में,
स्किल और नॉलेज में, यानी स्किल को और नॉलेज को हासिल कर सकते हैं एजुकेशन को इन्वेस्ट करके, और जिसके जरिए जो है हम अपनी प्रोडक्टिविटी जो है वो इनहांस कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत कि रेशनल चॉइस थ्योरी क्या है, सिस्टम एनालिसिस क्या है, सिग्नलिंग थ्योरी क्या है और ह्यूमन कैपिटल थ्योरी क्या है। नेक्स्ट तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल चॉइस थ्योरी, जिसमें हम लॉन्ग टर्म यूटिलिटी और शॉर्ट टर्म रिस्क के बीच एक कंपेयर करके डिसीजन लेते हैं कि हम एजुकेशन का काम ही होता है उन दोनों के बीच जो है एक कंपेयर करके उन दोनों के बीच का डिसीजन लेना, ठीक है ना। 70 क्वेश्चन नंबर है, इस क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिएगा, कहता है कि स्कूलिंग रिप्रोड्यूस नॉर्म्स एंड वैल्यूज। शिक्षा जो है वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज को रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। नॉर्म्स एंड वैल्यूज आर सिंपली इपीफेनोमेनल एक्सप्रेशन। जो नॉर्म्स एंड वैल्यू जो है वो साधारणता एक शासक की अभिव्यक्ति है, शासक, इपीफेनोमेनल एक्सप्रेशन ऑफ द रूलिंग क्लास। जो रूलिंग क्लास है, आपको ये रूलिंग क्लास देख करके आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। रूलिंग क्लास वो कहता है, एक क्वेश्चन कह रहा है कि स्कूलिंग जो है स्कूली शिक्षा जो है वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज को रिप्रोड्यूस करता है, और नॉर्म्स और वैल्यूज जो है वो एक जो रूलिंग क्लास है, वो क्लास जो रूल कर रहा है उसका जो है वो एक शासकीय अभिव्यक्ति है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। दिस आइडिया कैन बी एसोसिएटेड विथ, ये आइडिया किससे एसोसिएटेड है? मैंने कई बार बात किया है रूलिंग क्लास के बारे में, कई बार क्वेश्चन आया है रूलिंग क्लास के बारे में कि रूलिंग मतलब मार्क्स कहता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है दरअसल वो रूलिंग क्लास को प्रमोट करने के लिए, उस रूलिंग क्लास का एक आइडियोलॉजी है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है उसको प्रमोट करता है, और वो हमारे समाज पर रूलिंग क्लास जो है वो अपना वर्चस्व स्थापित करता है। ये मार्क्स का विचारधारा है। मार्क्स ने कहा कि नॉर्म्स, जो हम स्कूल में नॉर्म्स वैल्यू सीखते हैं, दरअसल वो नॉर्म्स वैल्यू जो है वो रूलिंग क्लास का एक शासकीय अभिव्यक्ति। समझे कि नहीं समझे? तो ये मार्क्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, मार्क्सिस्ट में से। आइए बात थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मार्क्सवादी मानते हैं कि जो मार्क्सवादी जो मानते हैं कि स्कूली शिक्षा जो है, जैसे कि संस्थाएं, जैसे कि स्कूली शिक्षा जैसे संस्थाएं ऐसे तंत्र हैं, स्कूली शिक्षा जैसी संस्थाएं, जो भी स्कूली शिक्षा आप देख रहे हैं, ये एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा टूल है जो शासक वर्ग के मानदंडों, मूल्यों और विचारधाराओं को यथास्थिति बनाए रखने और उनकी शक्ति को बनाए रखने के लिए पुनरुत्पादित करते हैं। जो शासक वर्ग है, जो रूलिंग क्लास है, उस रूलिंग क्लास को, उसकी जो विचारधारा है, रूलिंग क्लास का जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा जो है, उसकी आइडियोलॉजी को वो बनाए रखता है एजुकेशन सिस्टम। और स्कूल जो है, स्कूल को सामाजिक नियंत्रण के साधक के रूप में देखा जाता है, और जो ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रमुख वर्ग की विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए, एक खास वर्ग जो है, एक खास वर्ग की विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए, ये स्कूल का काम, स्कूल ऐसा करता है। इस प्रकार वर्ग संरचना को मजबूत किया जाता है। स्कूली शिक्षा प्रमुख मानदंडों और मूल्यों को मजबूत करती है। स्कूली शिक्षा जो है वो एक जो डोमिनेंट नॉर्म्स है, वैल्यूज है, उसको रीइंफोर्स करता है। ये मार्क्स का कहना था। मार्क्स ने कहा कि मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ दैट व्यूज दैट इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूलिंग, जो इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि स्कूलिंग एज ए मैकेनिज्म, ये एक यंत्र का काम करता है, दैट रिप्रोड्यूस नॉर्म्स एंड वैल्यूज, जो नॉर्म्स और वैल्यूज को रिप्रोड्यूस करता है, एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रूलिंग क्लास टू मेंटेन द स्टेटस क्यू एंड प्रिजर्व देयर पावर। और इससे जो है जो रूलिंग क्लास है, उस रूलिंग क्लास के जो पावर्स है, उस पावर्स को प्रिजर्व करता है, उसको सुरक्षित करता है, उसको सहारा देता है, उसको सपोर्ट करता है, रूलिंग क्लास के पावर को, एजुकेशन। तो ये मार्क्स की विचारधारा था। मैंने कई बार इस पर बात किया आपके सामने में। और साथ साथ ये कहता है कि स्कूलिंग जो है रीइंफोर्स करता है डोमिनेंट नॉर्म्स एंड वैल्यूज। जो डोमिनेंट नॉर्म्स वैल्यूज है, वो वैल्यूज, वो नॉर्म्स जो डोमिनेंट कर रहा है, जो हुकूमत कर रहा है, जो रूलिंग कर रहा है, उसको और वो रीइंफोर्स करता है एजुकेशन। इस तरह की बातें जो है वो मार्क्स करता है। इसलिए ये कंसेप्ट जो है वो मार्क्स से जुड़ा हुआ है कंसेप्ट। मार्क्स कहता था, मार्क्स ने कहा कि जो नॉर्म्स वैल्यू जो हम स्कूल से सीखते हैं, वो नॉर्म्स वैल्यू जो है, जो रूलिंग क्लास है,
वो रूलिंग क्लास का एक एक्सप्रेशन है, एक एपिफेनोमेनल एक्सप्रेशन है, एक शासकीय अभिव्यक्ति है। नॉर्म्स है, वैल्यू जो हम नॉर्म्स वैल्यू स्कूल में सीखते हैं, वो मार्क्स की विचारधारा से जुड़ा हुआ चीज है। तो इस तरह से हमने 70 क्वेश्चंस को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम 71 से लेकर के और 75 तक क्वेश्चंस को देखेंगे। तो तब तक के लिए क्वेश्चंस को देखते रहें, जो थोड़ा बहुत सीख सकते हैं वो सीखें। अगर कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है मेरी बातों से तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। ओके बाय।